दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो आईएएस आईपीएस इनका जो सिलेक्शन होता है, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी एक बोर्ड के कंधे पे है जिसका नाम है यूपीएससी बोर्ड। तो यूपीएससी बोर्ड ने 2015 में आईएएस के लिए आईएएस की एग्ज़ाम कंडक्ट की थी, जिसका रिज़ल्ट आया था 2016 में। तो उसमें ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। तो वो कंट्रोवर्सी क्या थी? कंट्रोवर्सी ये थी, ये जो आपको यहाँ पे लेडी दिख रही है स्लाइड में, इनका नाम है टीना दाबी। ये उस टाइम पे टॉपर आई थी ऑल इंडिया में, रैंक फर्स्ट। और जब इनका प्रीलिम का एग्ज़ाम देखा गया था ना, तो जब इनके प्रीलिम के एग्ज़ाम के मार्क्स देखे गए थे ना, तो इनको मार्क्स थे, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में, इनको मार्क्स थे 195। और साथ ही में एक दूसरा लड़का था कैंडिडेट, जिसका नाम था अंकित श्रीवास्तव, इसको मार्क्स आए थे 230। अब देखो, हमारे देश में ना रिजर्वेशन का सिस्टम है, मीन्स जो कट ऑफ लगता है यूपीएससी का, वो रिजर्वेशन के हिसाब से लगता है। जो ओपन कैटेगरी उनके लिए ज़्यादा कट ऑफ लगता है, और जो ओबीसी एससी एसटी उनके लिए कम कट ऑफ लगता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहली होती है प्रीलिम, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो अगर आपको यूपीएससी में मेंस लिखना हो तो आपको ये जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप मेंस लिख सकते हो। तो ये जो अंकित श्रीवास्तव थी, इनको वो जो प्रीलिम एग्ज़ाम था उसमें 230 मार्क्स थे, और ये जो टीना दाबी थी, इनको 195 मार्क्स थे। फिर भी ये मेंस के लिए अपेयर हो गई थी, ये क्वालिफाइड हो गई थी मेंस लिखने के लिए। और ये जो थे श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, इनको 230 मार्क्स थे, पर ये ओपन कैटेगरी में थे, इसलिए इनका जो कट ऑफ था वो बहुत हाई था और ये क्वालिफाई नहीं हो पाई। अब बाद में ये जो है टीना दाबी, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और इन्होंने फिर मेंस में अच्छे मार्क्स लाए, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाए, और ये टॉपर बन गई। इसका मतलब ये रिजर्वेशन की वजह से टॉपर नहीं बनी थी, बट हाँ, रिजर्वेशन होने की वजह से इनका प्रीलिम क्रैक हुआ था। और ये यहाँ पे देखो 195 मार्क्स हैं इनको, तो उनका कट ऑफ जो था, ये एससी या एसटी से आती है, इनका कट ऑफ था 194। मतलब मात्र 1 मार्क्स ज़्यादा होने के कारण ये पास हो गई थी और मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया था, मेंस में पेपर लिखने के लिए। तो बाद में तो इनका खुद का मेहनत है, तो ये टॉपर बन गई। तो इस बात से लेके मीडिया में इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। ये जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, ये रास्ते पे आ गए थे, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था कि रिजर्वेशन हटाओ। तो ये जो सारी स्टोरी ना हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टोरी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी काफ़ी स्टोरीज ना आप आपके डे टू डे लाइफ में सुनते हो, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। समझ रहे हैं आप खुद से पूछो। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको लगेगा रिजर्वेशन बुरी चीज़ है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हो तो आपको लगेगा रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है। तो हम टेक्निकली आज विथ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देखेंगे कि रिजर्वेशन आया क्यों था, सबसे पहले कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्यों लाने की ज़रूरत थी, जब आया था तो कितने साल के लिए आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 11वां नंबर का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर तक हमने सिटीजनशिप चैप्टर को ख़त्म किया था, और प्रीवियस 3 लेक्चर से हम फंडामेंटल राइट्स को देख रहे हैं। आज के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें से जो एक टॉपिक बचा था रिजर्वेशन, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक में लिखा हुआ है इक्वेलिटी और दूसरे में लिखा हुआ है इक्विटी। अब इक्वेलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, आप देखो तस्वीर में 3 लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस साइड देखो 3 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, एक का हाइट कम है, दूसरे का थोड़ा कम है, तीसरे का उसका ज़्यादा हाइट है कुछ। तो ये मैच को सही से देख पा रहा है, ये ठीक ठाक देख पा रहा है, और ये देख ही नहीं पा रहा है। अब इसका हाइट कम है, इसमें इसकी गलती है या किसकी गलती है? देखो, इसकी खुद की कुछ गलती है क्या? इसकी कुछ गलती नहीं कि इसकी हाइट कम रह गई। मतलब हम बात करें एक ही एज के लोगों की बात करें या अलग एज के भी हो, तो इसका भी राइट है कि ये मैच देख पाए। एज अ सिटीजन इसका भी राइट है कि ये मैच देख पाए, बट ये देख नहीं पा रहा है क्योंकि तीनों को जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ प्रोवाइड की है, टेबल या स्टैंड जो भी है, ये इक्वल है। इसकी वजह से कुछ लोगों को तो उसका फ़ायदा हो रहा है, जैसे अभी ये आदमी इसको देख नहीं पाता, पर इसकी वजह से स्टैंड की वजह से फ़ायदा हो रहा है। बट इक्वल स्टैंड देने की वजह से सब में इक्वलिटी आ जाती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, बट आउटपुट इक्वल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट सबको एक जैसे ट्रीट करेंगी तो सबको इक्वल ट्रीट करेंगी, पर सबको उसका फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, कुछ लोगों को ठीक ठाक हो जाएगा, और कुछ को कुछ भी नहीं होगा। तो इक्विटी क्या होती? इक्विटी मीन्स क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट सबको एक लेवल पे लेके आती, आप समझ रहे हो ना कि सबको इक्वलिटी ट्रीट
देने से अच्छा कि सबको एक लेवल पे लेके आती। जैसे ये आदमी, ये बच्चा है, इसका हाइट ठीक ठाक है, ये मैच देख पा रहा है, इसको थोड़ी ज़रूरत है, इसको थोड़ा स्टैंड दे दिया, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसको दे दिया, तो इसको बोलते हैं इक्विटी। तो ये है रिजर्वेशन। अब आपको एकदम सही से समझाता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि रिजर्वेशन सही है गलत है, सबको लग रहा होगा ना। जैसे ज़्यादातर लोग जो है ओपन कास्ट वाले लोग, ओपन कैटेगरी में जो आते हैं, उनको लग रहा होगा कि यार रिजर्वेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन क्यों चाहिए, हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। भाई साहब देखो, कुछ केसेस में तो इंजस्टिस हो रहा है, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन गलत है। आप सोचो कि अगर आप ओपन कास्ट में हो और आपको रिजर्वेशन नहीं है, वो सही है, पर अगर आप SC/ST में होते और ऐसे परिवार में होते जहाँ जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या आपके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, तो अगर आपको इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री लेनी होती, आप कॉलेज में जाते तो कॉलेज में आप फी देखते 2 लाख रुपए, तो आप कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाते। समझ गए? रिजर्वेशन अभी नहीं दिया है, अभी ये सिनारियो चेंज हो चुका है। जिस टाइम रिजर्वेशन दिया गया था उस टाइम पे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास काफ़ी प्रिविलेज था, उनके पास मतलब जायदाद थी, वो ज़मींदार लोग थे। और जो SC/ST के लोग हुआ करते थे, इनके पास ज़मीन नहीं था, जायदाद नहीं था, ये लोग लैंडलेस लेबरर थे। इनका जैसे आज काम करेंगे तो रात में कुछ खा पाएंगे, इस टाइम की इनकी सिचुएशन थी। तो अगर इनको गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करता तो इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये इन लोगों की तरह कभी नहीं हो पाती। समझ रहे हैं आप? तो रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था, इस फीलिंग के साथ रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि सारे लोगों को इक्विटी प्रोवाइड की जाए, सारे लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज किया जाए। तो इस फीलिंग के साथ रिजर्वेशन को ऐड किया गया था। कब? 1947 में, जब हमारा जो संविधान बन रहा था, जो हमने देखा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब चल रही थी, जहाँ पे संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन्होंने इस फीलिंग के साथ रिजर्वेशन को ऐड किया गया था कि सारे लोगों को इक्वल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सबका, वो एक जैसा होना चाहिए। इसलिए इन्होंने रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो जब आप एक नया देश बनाने जा रहे हो जिसमें कुछ लोग बहुत प्रिविलेज हैं और कुछ लोग बहुत गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे, अगर आपको उनका लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ाना है, अगर आपको सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन जो चीज़ है वो गलत नहीं है। सभी लोग आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि रिजर्वेशन चीज़ गलत नहीं। जब दिया था उस टाइम बिल्कुल गलत नहीं थी, और जब दिया गया था 10 साल के लिए दिया गया था। बट अब क्या हो रहा है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही कि जिनको रिजर्वेशन दिया गया था, जैसे अगर 100% लोग हैं SC/ST में, उनको रिजर्वेशन दिया था, उसमें 10% जो लोग हैं वो बहुत ऊपर आगे चले गए, और बाकी जो लोग हैं ना वो उनको उतना अवेयरनेस नहीं है या उन्होंने रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं उठाया। अब अभी भी देश के किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे SC/ST के जो अभी भी ऐसे ही काम करते जो 50 साल पहले पुराने काम करते थे। मैनुअल स्कैवेंजिंग टाइप के जो काम है वो भी अभी SC/ST के लोगों द्वारा किया जाता है। बट दिक्कत जो है, कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी हो जाती है कि उनमें से कुछ 10% ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत प्रिविलेज हो चुके हैं, जो बहुत अमीर है, जो बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, फिर भी उनके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। और बाकी जो ओपन कास्ट के जो लोग हैं, जो अब उस टाइम पे उनके दादा परदादा बहुत अमीर हुआ करते थे, अब वो बहुत गरीब हो चुके हैं, उनके खाने के लाले, उनके पास जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको जो है उनका शोषण हो रहा है अभी। जैसे कि आपने इस केस में देखा होगा, इस केस में देखो, ये जो टीना दाबी जी, इनके माँ बाप, इनके जो माता पिता है, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों ऑफिसर्स हैं, इनके पास बहुत पैसा है, फिर भी अगर ये इनको अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, अगर ये SC में नहीं होती, तो ये UPSC का प्रीलिम पास ही नहीं हो पाती। बाद में देखो उन्होंने मेहनत की, कोई डाउट नहीं, बट अगर ये UPSC का प्रीलिम ही नहीं क्वालिफाई करती, मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करती, तो ये बाद में टॉपर ही नहीं बन पाती। और दूसरे केस में ये अंकित श्रीवास्तव है, ये आदमी ना कहीं बिहार या UP का था, ये लड़का, ये बहुत गरीब परिवार से आता है, इसको 203 मार्क मिले थे, फिर जस्ट ओपन कास्ट में होने के, ओपन कैटेगरी में होने के कारण इसका प्रीलिम नहीं निकला। वो भविष्य के गर्व की बात है कि इसका प्रीलिम निकल जाता फिर भी वो पास हो पाता या नहीं मेंस में, वो बात की बात है। बट ये बात तो सही ना कि इसका ये नहीं हो पाया, तो अब उल्टी चीज़ हुई, इसलिए कंट्रोवर्सी। तो अभी के जो लोग हैं ना वो बोल रहे हैं कि इसके वजह से रिजर्वेशन जो चीज़ है वो खराब नहीं है। समझ रहे? रिजर्वेशन का कुछ, अब जो लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते उनको रिजर्वेशन मिला है। समझ रहे आप? SC/ST में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको रिजर्वेशन की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, उनके वजह से आपको वो आप बोल सकते हो कि देखो इससे दिक्कत है, बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि रिजर्वेशन गलत है। तो कुछ ओपन कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं रिजर्वेशन हटाओ। भाई साहब, रिजर्वेशन हटाने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे गरीब लोग हैं जो SC/ST OBC से बिलोंग करते हैं, जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। उनको अगर रिजर्वेशन देंगे नहीं तो उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। समझ गए आप? तो रिजर्वेशन गलत नहीं है, बस उसका कुछ अभी जो मैनिपुलेशन हुआ है वो थोड़ा बहुत गलत है, उसमें हम बाद में देखते हैं। तो अभी आपको रिजर्वेशन, ये बात तो क्लियर हो चुकी होंगी कि रिजर्वेशन जो चीज़ लाई गई थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी, वो काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप कोई ओपन कैटेगरी का बंदा अगर अभी भी सोच रहे हैं, तो आप भाई खुद सोचो, आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपके घर वाले जिनके पास पैसे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप SC/ST में पैदा होते और आपके पास पैसे नहीं होते फिर भी आप ये बात बोलते, आप खुद को वो फैमिली में
डाल के देखो, जो किसी गांव में रह रही है, जिनके माँ बाप लेबर एज ए लेबर काम कर रहे हैं, जिनके पास अगर दिन में काम करेंगे तभी रात में खाना बन पाएगा, उस अगर फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो और अगर आप SC ST में हो और अगर फिर भी आप बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो भैया फैक्ट है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। बट आज की जो सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि अभी जो ओपन कैटेगरी के कुछ लोग हैं वो उनकी हालत तो SC ST से भी बदतर है, बट उनको जस्ट ओपन कैटेगरी होने की वजह से उनके साथ वही शोषण हो रहा है जो पहले SC ST के साथ हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन को थोड़ा उसको अल्टर करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। पर यह कहते हैं नहीं कि रिजर्वेशन गलत है, तो रिजर्वेशन की तो ज़रूरत है, समझ रहे। तो आज के चैप्टर जो है हमारा, उसमें मैं आपको एकदम शुरू से बताऊंगा कि रिजर्वेशन कब आया था, कैसे आया था। उसमें काफ़ी आगे चल के काफ़ी झोल भी हुए। झोल मतलब क्या, कुछ स्टेट में ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ स्टेट में कम रिजर्वेशन दिया गया है। जो मराठा कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र से आती है, जाट कम्युनिटी जो हरियाणा से आती है, या जो पटेल कम्युनिटी जो गुजरात से आती है, ये अपर कास्ट है, अपर कास्ट है। और ये टाइम टू टाइम इन्होंने काफ़ी आंदोलन किए रिजर्वेशन के लिए, काफ़ी प्रोटेस्ट की। तो वो इशू क्या है वो हम आज के पूरे लेक्चर में जानेंगे। तो आप समझ गए आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारे देश में जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, वो रिजर्वेशन 3 टाइप का है। सबसे पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें रिजर्वेशन मतलब जो आपने देखा होगा कि आरक्षित सीट होती है इलेक्शन में, जो MLA जो होते हैं या जो सांसद होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आमदार खासदार टाइप के लोग, उनकी जो सीट होती है ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ये जो कंस्टिट्यूंसी, ये जो मतदार संघ है या जो कंस्टिट्यूंसी, ये यहाँ पे इस साल रिजर्व कैंडिडेट है। तो रिजर्व कैंडिडेट मतलब क्या है, वो सीट पर्टिकुलर जो कास्ट के लोग हैं, SC ST या जो भी हो, उनके लिए रिजर्व होती। तो पहले सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया हमारे देश में। तो ये क्यों दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था ताकि ये जो समाज में दबा हुआ वर्ग है, अगर इनको रिजर्वेशन नहीं देते पॉलिटिकल, तो अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वही चुन के आते, वही देश को चलाते, और इनकी जो हकों की बात है वो पार्लियामेंट में कोई इस पर डिस्कस नहीं करता। ऐसा डिस्कस तो करते बट इस एज अ सिक्योरिटी इन लोग को रिजर्व करके रखा था। ये जो SC ST के लोग हैं इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि इनके लोग चुन के जाए, वो जो सीट है वो सिर्फ SC ST का ही आदमी लड़ सके वहाँ पे चुनाव, ताकि इनके जो हितों की रक्षा है वो पार्लियामेंट में जाके हो सके। जो कोई ऐसे बिल बने या जो भी ऐसे कोई बिल बन सकते हैं जो इनके जो SC ST के लोग हैं उनके फ़ायदे के हो, उनका जो समाज है उनको डिग्निटी हो, या इनके समाज को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए इनके लोग अंदर हो, इसलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। समझ गए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि जैसे अभी आपने देखा UPSC वाला, उसमें कट ऑफ का था, ऐसे हर जैसे इंजीनियरिंग है, काफ़ी जगह है जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है। ये जो SC ST जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व, अभी OBC के लिए भी है। हम SC और ST इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब संविधान बना था तभी सिर्फ SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, बाकी जो OBC वगैरह है उनको रिजर्वेशन की प्रोविजन नहीं था, वो बाद में डाला गया था। वो कब डाला गया था, कैसे डाला गया था, वो भी हम आज के लेक्चर में हमारे देखेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन है, दूसरी चीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन है, तीसरी चीज़ है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट जॉब। देखो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब होते ना, उसमें जो सीट होती है उसको बांटा जाता है कि ओपन के लिए इतनी सीट, SC के लिए इतनी सीट, OBC के लिए इतनी सीट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन है। तो हमारे देश में ऐसे 3 टाइप के रिजर्वेशन दिए गए, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा एम्प्लॉयमेंट में जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे। तो ये 3 टाइप के रिजर्वेशन है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि बैकग्राउंड देखते थोड़ा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जो रिजर्वेशन ना, ये कब आया था रिजर्वेशन की कंसेप्ट, जैसे कि 1950 में रिजर्वेशन दिया गया था। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन से रिलेटेड बात हुई थी, या फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन जो चीज़ है उसको लाया गया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो कोल्हापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ना शाहू महाराज, ये जो मराठा एम्पायर था, इनके जो आगे का जनरेशन जो था उसमें उनकी जो गद्दी होती थी वहाँ पे कोई ना कोई मराठा का राजा होता था, मराठा कास्ट का, तो जो छत्रपति बोलते हैं उसको। तो कोल्हापुर में जो छत्रपति थे इनका नाम था शाहू महाराज। ये मतलब ये कब 1980 या मतलब जो है 1900 उस दौर में 1910-20 उस टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उस टाइम पे ये वहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो ये छत्रपति शाहू महाराज जो है, महाराज मतलब ये महाराज उस टाइम के महाराज नहीं, ये जो मराठा जो एम्पायर है उसमें जो राजा होता था उसको महाराज पदवी दी जाती थी। जैसे शिवाजी महाराज, तो शिवाजी जो राजा थे उनको भी छत्रपति शिवाजी उनको महाराज बोला जाता था, टाइटल दिया जाता था। तो वैसे ही ये छत्रपति शाहू महाराज थे कोल्हापुर से। तो सबसे पहले ये जो है ना, इनको बोला जाता है महाराष्ट्र में इनको जो SC ST या OBC जो कास्ट के लोग हैं ये इनको बहुत मानते हैं, क्योंकि इन्होंने उन लोगों के लिए बहुत काम किया था। तो ये पहला हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा एम्पायर था, राजा था, जिसने SC ST और जो OBC लोग हैं उनके हकों के लिए बहुत काम किया था।
जो वीकर सेक्शन है उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मतलब उस टाइम इनकी जो सरकार थी, इनकी गवर्नमेंट मतलब इनका जो राज्य था, उसमें इन लोगों को रिजर्व इन्होंने जॉब दिए थे। उनके जो बच्चे, उनको एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम किए थे। तो छत्रपति शाहू महाराज जो थे, ये पहले इंडियन ये एम्पायर मतलब एम्पायर थे, राजा थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू किया था। तो 1902 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में रिजर्वेशन लागू किया था अपने राज्य में, जहाँ पे इन्होंने जो वीकर सेक्शन है उनके लोगों को, उनके जो राज्य था वहाँ पे जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था। तो समझ गए आप। तो रिजर्वेशन का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले इंडिया में ये रिजर्वेशन 1902 में लागू किया गया था। तो और उसके बाद आपने देखा होगा 1932 में ये जो अंग्रेज थे, डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया था। पर बाद में जो हमारे गांधी जी फास्ट पे चले गए और फिर वो जो रिजर्वेशन का जो अनाउंसमेंट किया गया था, तो अंबेडकर जी ने पुनः पैक्ट साइन हुआ और वो रिजर्वेशन लिया नहीं। तो सबसे पहले रिजर्वेशन 1902 में दिया गया था। बाद में 1932 में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी रिजर्वेशन की, पर वो अंबेडकर ने उसको ठुकरा दिया। और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना संविधान, तो संविधान में फिर बाद में रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया है। तो वो कौन से आर्टिकल में डाला गया है, क्या डाला गया है, वो एक बार देख। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 16 में डाला गया है रिजर्वेशन का क्लॉज। हमने सारे आर्टिकल देखे थे। कल के लेक्चर तक हमने ऑलमोस्ट 35 आर्टिकल जो है पहले, वो सारे देख लिए। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो पहला राइट्स था राइट टू इक्वलिटी, उसमें आता है आर्टिकल 14 से वो स्टार्ट होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, वो था। और उसके बाद 16 नंबर आर्टिकल था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमने देखा था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वलिटी मिलेगी, ये आर्टिकल 16 बोलता है। पर उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, और एक्सेप्शन ये डाला गया था कि SC ST को उससे एक्सक्लूड किया गया है। मतलब SC ST के जो लोग हैं उनको छोड़ के सबको इक्वलिटी मिलेगी, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था। तो रिजर्वेशन जो है, अगर आपको कोई पूछे कि संविधान में रिजर्वेशन ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 16 के अंडर आता है रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद एजुकेशन में भी रिजर्वेशन आता है। तो एजुकेशन जो था पहले से स्टेट लिस्ट में आता था। इसका मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद 1976 तक जो हमारा एजुकेशन जो था वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बना सकते थे और वो उसको रेगुलेट करते थे। बट 1976 में जो इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने इसको जो है ना इमरजेंसी के दौरान एजुकेशन को ना कंकरेंट लिस्ट में लाया। मतलब इस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी लोगों को तो पता होगा पर काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मुझे मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तब तक मुझे पता नहीं था कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कौन सी कास्ट को कितना दिया गया है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, सबको पता होता है ऊपर पर एकदम एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि SC ST को कितना दिया है, उसमें SC को कितना दिया है, SC ST को कितना दिया है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं पूरा बताता हूँ आपको, विथ एग्जाम्पल बताता हूँ। अब रिजर्वेशन है, अगर हमारे देश में कोई गवर्नमेंट जॉब है उसमें 100 सीटें, अगर 100 सीटें, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 100 सीटें किसी इसके लिए, किसी एजुकेशन जो है किसी पोस्ट के लिए या किसी कोर्स के लिए, अभी 100 सीटें, 100 सीट का वो छोड़ो, किसमें वो छोड़ो, बस याद रखो 100 सीटें। अब हमें रिजर्वेशन देना है, तो 100 सीट में बाकी ओपन कास्ट के लिए कितना होगा, रिजर्वेशन के लिए कितना, रिजर्व जो लोग हैं उनके लिए कितना होगा, उसमें SC के लिए ST के लिए, मतलब टोटल हम एक बार देखते हैं टोटल सीट कितनी, 100 सीटें। अब रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है कितना है, 49.5% लोगों को दिया है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम वगैरह आते हैं, जो भी होता है UPSC वगैरह, उसमें रिजर्वेशन कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितना है 50.5 जो है % जो लोग हैं वो होता है, मतलब 50% जो लोग हैं, मतलब 50% और ऊपर 0.5% लोग, ये जो सीट होती है ये होती है ओपन के लिए, ये जो सीट होती है ओपन के लिए होती है। इसका मतलब क्या कि कहीं पे भी अगर रिजर्वेशन लगना है तो 50% जो है वो तो ओपन होंगे, मतलब यहाँ पे ओपन कास्ट के जो लोग होते हैं जैसे जाट, पटेल, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो मराठा होते हैं, अब फिलहाल उनको भी रिजर्वेशन मिला है। पर जो ओपन कैटेगरी के ब्राह्मण लोग होते हैं, ये जो लोग मुस्लिम, कुछ लोग होते हैं मुस्लिम में भी जो क्रिमिनल लेयर में होते हैं वो भी ओपन में आते हैं। तो ओपन मतलब आपको जैसे जो लोग ओपन, आपको पता होगा ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा हम ओपन में आते हैं। तो ओपन में जो लोग हैं ना उनके लिए 50% सीट होती है। टोटल जितनी भी सीट होती है हर जगह, वहाँ से 50% सीट किसके लिए होती है, ओपन के लिए होती है। मतलब वहाँ पे सारे लोग ओपन वाले वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी जो 50% है वो होती है रिजर्व, तो उनके लिए रिजर्वेशन कैसा होता है मैं आपको बताऊँ। ये जो SC ST ना, ST ST के लिए ना 22.5% जो सीट ना वो उनके लिए होती है। मतलब 100 सीट में जो ना, मतलब 22.5 जो सीट है वो SC ST के लिए होगी। उसमें भी जो SC कास्ट के लोग होंगे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग होंगे ना उनके लिए 15 सीट होगी। मतलब अगर हमारे गवर्नमेंट कोई 100 सीट एलोकेट करता है उसमें 15 जो सीट है वो रिजर्व होगी। इसका मतलब क्या, ये जो 15 सीट है ये सिर्फ SC के लोग ही वहाँ पे फिल किए जाएंगे,
बाकी लोग नहीं फिल किए जाएंगे। और एसटी के लिए होते हैं 7.5, मतलब 7.5 जो सीट है, मतलब 7.5 मतलब उसको बाद में किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 0.5, आप कन्फ्यूज मत हो। मतलब उसमें 7 से 8 सीट जो है ना, ये सिर्फ एसटी के लोग ही होंगे। मतलब SC ST मिला के कितने 22 मतलब 23 पकड़ो आप एक बार, 23 लोग, और ओबीसी कितने 27%, मतलब 27 लोग। तो अगर 100 सीट अगर एलोकेट की जाती है तो उसमें से 50% तो ओपन वाले, मतलब सारे जो ओपन वाले कास्ट ब्राह्मण वामन है वो सारे उसमें अप्लाई करेंगे। पर बाकी जो रिजर्व मतलब क्या, ये जो 27% है ना, मतलब 100 सीट में 27 है ना, ये ओबीसी होंगी। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 100 सीट है उसमें ना 27 ओबीसी के लिए ना, तो 20 ओबीसी के लोग आते हैं उधर अगर अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 22 पॉइंट मतलब 23 लोग SC ST के ना, यहाँ पे 10 ही आते हैं। तो यहाँ पे जो बचेंगे ना, समझ रहे, 20 मतलब यहाँ पे 7 बचेंगे, और यहाँ पे कितना 23 बचेंगे, 7 और 23 कितना होता है 30। ये 30 लोग, ये सीटें ना ये खाली रखी जाएंगी, इसमें ओपन वालों को नहीं दिया जाएगा, समझ रहे। बाद में नेक्स्ट ईयर वापस जब 100 सीट आएंगी ना, तो 100 सीट में वो 100 उसमें रिजर्वेशन, और ये 30 ये अलग से वापस SC ST। मतलब रिजर्वेशन जो होता है ना, वहाँ पे उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, बाकी लोग उसमें अप्लाई नहीं किए जाएंगे। भले वो सीट उनसे भरी जाती या नहीं जाती, नहीं जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी किया जाएगा। समझ गए आप। तो ये पूरा रिजर्वेशन का गेम ही, अगर 100 सीट के लिए पूरा गेम चल रहा है तो 50% में तो ओपन आते हैं और 50% में ये लोग आते हैं, तो ये रिजर्वेशन। तो अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लो। जैसे कि डाउट आपको ये होगा कि यहाँ पे तो NT नाम का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है उसमें एक कैटेगरी NT, तो NT तो इसमें दिया गया नहीं। देखो वो स्टेट वाइज होता है, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में जो धनगर कास्ट है उनको ये NT का रिजर्वेशन, मतलब NT कास्ट में आते हो, वो एक कैटेगरी रिजर्वेशन की। बट ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं NT वाले, तो महाराष्ट्र में तो उनको अलग रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे अभी ये तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 50% तो उनको देना है, किसमें 50% तो उनको ओपन के लिए रखना है खुला, बाकी तो वो अलग अलग कास्ट को दे सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने NT को दिया है, अब NT अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेगा तो सेंट्रल में यहाँ पे तो NT लिखा नहीं, तो वो OBC में आता है। समझ गए आप। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके स्टेट का, मैं आपको उस पर रिसर्च करके आपको बताता हूँ कि उनको जो है आपके स्टेट में कितना % रिजर्वेशन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको तो OBC में आता है या किस में आता है। फिर वो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट का अलग होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें आज का जो लेक्चर, इसमें इतनी चीज़ें देखनी कि ये 7 पॉइंट है, इसको देखना है। सबसे पहला क्या है, आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 334 बोलता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मतलब लोकसभा जो है और विधानसभा, उसमें जो इलेक्शन होगा उसमें ये जो SC ST और एंग्लो इंडियंस मतलब जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो जो ब्रिटिश जो लोग यहाँ पे थे, क्रिश्चियन टाइप के लोग, वो और इंडिया वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशन बना था, तो वैसे ब्रिटिश और इंडियन मिला के जो ओरिजिन के लोग हैं, दोनों मिला के जो ओरिजिन बनता है, वैसे उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन और SC ST इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। कहाँ पे? लोकसभा और स्टेट असेंबली में। ये चीज़ लिखी गई है आर्टिकल 334 में। उसके बाद ओरिजिनली जो हमारा जो ओरिजिनल रिजर्वेशन दिया गया था, जब हमारा संविधान बना था, तो उसमें ना 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। मतलब उसमें लिखा गया था कि हम 10 साल के लिए रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद SC ST का अगर स्टेटस सही हो जाएगा तो उसको रिजर्वेशन को हटा देंगे। पर बाद में क्या हुआ, 1960 में ये देखा गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये इसकी ज़रूरत और लगेंगी। तो फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड मतलब क्या, उसको अल्टर किया गया। कब? 8th अमेंडमेंट, मतलब 8वीं बार जब अमेंड किया गया था, वो तो 8वीं बार जो वाला जो अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? रिजर्वेशन से रिलेटेड था। और उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है 1960 तक, उसको हम 1970 तक कर देते, तो 10 साल और बढ़ गया वो। और उसके बाद ये चलता रहा फिर, तो हर 10 साल में ना पार्लियामेंट में एक बिल आता है और उस बिल के तहत रिजर्वेशन को 10 साल एक्सटेंड किया जाता है। इसका मतलब रिजर्वेशन पूरी लाइफ के लिए दिया गया है क्या? मतलब रिजर्वेशन ये क्या कहते हो, एब्सोल्यूट है क्या? एब्सोल्यूट नहीं। रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो एब्सोल्यूट नहीं, उसको पार्लियामेंट में हर 10 साल में बिल लाके इसको अपडेट करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। समझ गया? तो अभी का जो रिजर्वेशन है वो 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें 95th अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था और 10 साल के, मतलब 2020 तक। अब इस साल कोरोना लागू हुआ, नहीं तो इस साल वापस बिल आने वाला था और उसको एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब इसको एक्सटेंड जब भी आएगा बिल, कुछ मतलब जब भी खुल जाएगा पार्लियामेंट वगैरह, इसको एक्सटेंड किया जाएगा और 10 साल के लिए। समझ गए आप? तो सिंस इंडिपेंडेंस SC ST वेर गिवन रिजर्वेशन स्टेटस गारंटिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इनको आर्टिकल 334 के तहत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था SC ST को। अब आप बोलोगे यहाँ पे OBC क्यों नहीं लिखा हुआ है? देखो, जब संविधान बना था ना, उस टाइम पे OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, इनको रिजर्वेशन बाद में दिया गया था। वो कब दिया गया था, कब, कैसा, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल SC ST को दिया गया था। अब जो रिजर्वेशन दिया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST को रिजर्वेशन जो दिया गया था वो था किस लिए? यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, देखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब
पॉजिटिव समांतर, समांतर डिस्क्रिमिनेशन, सबको समान डिस्क्रिमिनेशन, ये रिजर्वेशन तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, उसमें कोई दौरा नहीं, कुछ को ज़्यादा प्रिविलेज देता है, कुछ को कम देता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। पर ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ताकि जो समाज में दबा हुआ तबका है उनको एक लेवल पे लाने के लिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था, समझ गए। और ये कितने ये SC ST को जो दिया गया था ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा देश का जो टोटल पॉपुलेशन उसमें से 25.5% जो लोग हैं वो इस ST में आते हैं। अब आप बोलोगे ये अलग नहीं, ये हिंदू जैसे हिंदू है, जैसे कास्ट है हिंदू मार, तो हिंदू मार ये SC, बट ये हिंदू तो है, तो जैसे हमारे देश में टोटल 80% हिंदू है ना, तो उसमें से काफ़ी SC ST भी तो है, इसलिए ऐसे बोला गया टोटल जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से 22%, 5% जो मतलब 22.5% जो पॉपुलेशन है वो SC ST से आता है। यहाँ तक समझ आए। पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन दिया गया है सीट इलेक्शन के लिए वो आर्टिकल 334 के तहत दिया गया है। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल जो 15 है इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें क्या बोला गया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट जेंडर। ये रेस कास्ट जेंडर जो है इसके चक्कर में आप किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, पर उसमें कुछ क्लॉज डाले गए थे, तो ये क्लॉज जो है उसमें एक्सेप्शन था SC ST वुमन माइनर मतलब चिल्ड्रन के लिए। अब उसका जो चौथा नंबर का क्लॉज है आर्टिकल 15 का 4 नंबर का क्लॉज है, वो क्या बोलता है, वो स्टेट को पावर देता है, वो बोलता है कि स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज बोलता है, इसको बाद में ऐड कर दिया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें इसमें ऐड कर दिया था, इसमें बोला गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कि जो स्टेट है मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये ना बैकवर्ड क्लासेस जो है, बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए जो जाति हुआ है उनके एडवांसमेंट के लिए, इनका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए या इनको एक लेवल पे लाने के लिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसमें जो आर्टिकल 15 बोला गया है कि सबको डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ नहीं किया जा सकता, बट आर्टिकल 15 का 4 जो क्लॉज है वो बोलता है कि आप भेदभाव कर सकते हो, बस किस की चीज़ में, उसमें जो एक्सक्लूड किया गया है बैकवर्ड क्लासेस को, आप बैकवर्ड क्लासेस जो ये जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, इनके लिए आप लॉ बना के इनके एडवांसमेंट के लिए आप सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो और आप SC ST के लिए भी कर सकते हो। ये लिखा गया है आर्टिकल 15 के चौथे क्लॉज में। तो याद समझ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो रिजर्वेशन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने बताया, ये जो एजुकेशन के लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए भी एजुकेशन दिया गया है, वो किस में दिया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और पब्लिक सेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल कॉलेजेस है उसमें, और पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ये कंपनी वगैरह है वो आप पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा का एजुकेशनल और पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए। तो वो जो रिजर्वेशन है वो कैसा है, देखो यहाँ पे ये जो अभी हमने देखा वही मैंने जो बताया ना आपको 100% वाला, जो मैंने बोला कि 100 सीट होंगी, तो वही गेम है। एजुकेशनल वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हर जगह नहीं, जैसे कि टाटा की कोई कंपनी, टाटा अंबानी, उनके यहाँ पे कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, बस पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट फंडेड मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मतलब जो 10th के बाद वाले जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसके अंदर आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और वो कैसा ऐसा गेम होगा 100 में डिवाइड, 50% ओपन के लिए, 50% SC ST OBC के लिए, उसमें फिर SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%, ऐसा हुआ। ये मैं आपको ऑलरेडी समझाया था। अब देखो इसमें क्या लिया गया है कि उसमें और एक प्रोविजन है कि SC ST जो है, SC ST को जो जितने भी गवर्नमेंट के जो एग्जाम वगैरह होगी, जो भी होगा गवर्नमेंट का, SC ST में उनको रिलैक्सेशन मिलेगा कितना, 5 साल के लिए उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरली मतलब एज में उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और जनरली 5 साल होता है, और कुछ स्टेट में ज़्यादा भी होते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट है SC ST के जो स्टूडेंट है, जैसे अभी ओपन कैटेगरी उनको अगर UPSC का एग्जाम देना है तो उनका एज कितना होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 एज, उनका जब तक 32 वाला एज है, 32 साल तक जो हो जाते हैं तब तक वो वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं UPSC की, और जो OBC वाले वो 35 एज तक दे सकते हैं। पर SC ST के लिए 5 साल और ज़्यादा है, तो 5 साल मतलब जनरली ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा होता है उनमें, उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, और जनरली वो 5 साल होता है, और कुछ जगह ज़्यादा भी। तो समझ गए आप। तो ये था रिजर्वेशन का क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन का क्या गेम है वो हमने देखा। उसके बाद अब ये सारा चीज़ चल रहा था मतलब 1975 मतलब 79 तक ये जो सारा चल रहा था ना, ये था रिजर्वेशन का जो चल रहा था, वो था SC ST के लिए। मतलब SC ST में ये देखो यहाँ पे SC ST के लिए कितना दिया रिजर्वेशन दिया गया कितना, 22 मतलब 22.5। तो ये जो रिजर्वेशन था तो 1979 तक जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी कब मिली, 1947 में हमें आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 1950 हो गया। 1950 के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ,
तो 1950 से लेके कब 1979, मतलब कितने साल हो गए वो, 1950 से 60, 10 साल, 60 से 70, 20 साल, और 70 से 79, मतलब कितना, 29 साल तक जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ SC/ST को था। मतलब टोटल अगर 100 सीट होंगी तो उसमें से सिर्फ कितनी 22.5 सीट जो है वो आरक्षित थी, बाकी सारी ओपन थी। समझ गया, बाकी सारी सीट ओपन थी। बट क्या हुआ, फिर OBC को रिजर्वेशन दिया गया तो उनको 27% जो सीट उनकी रिजर्व कर दी, और फिर ओपन आ गए 50% पे। तो उससे पहले जो था ओपन ज़्यादा था, मतलब 1979 तक ओपन वाला जो था सिर्फ 22% आरक्षण था, रिजर्वेशन था, बाकी सारा ओपन था। तो फिर क्या हुआ और कैसे OBC को आरक्षण मिला, तो हम देखते हैं। तो क्या हुआ था 1979 में, फर्स्ट टाइम वहाँ तक 1978 तक जो 1977 तक जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो 1979 में क्या हुआ, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी सेंटर में, जिस जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उन्होंने एक कमीशन का गठन किया, उसका नाम था मंडल कमीशन। और बाद में उसी जो उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, और कमीशन के तहत उन्होंने कमीशन का काम था कि आप देखो कि हमारे देश में SC/ST छोड़ के और किसी को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है क्या। तो वो जो मंडल कमीशन था उसने बोला हाँ, हमारे देश में OBC सेक्शन जो है वो भी गरीब है, उनकी भी सोशल पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो भी SC/ST की तरह है, उनको भी हमें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत थी। फिर नहीं, ये उनका बाद में गवर्नमेंट उनकी चली गई थी सरकार, तो ये रिजर्वेशन दे नहीं पाए। तो वो जो मंडल कमीशन जो रिपोर्ट था उसको लागू किया VP सिंह ने। VP सिंह की जब गवर्नमेंट बनी थी 1990 में, उन्होंने रिजर्वेशन जो है मंडल कमीशन के तहत उसको अलोकेट कर दिया किसको, OBC को। फिर 1990 के बाद उसको OBC को रिजर्वेशन मिला। तो 1979 तक तो जो रिजर्वेशन मैंने बोला आपको SC/ST सिर्फ रिजर्व थी, तो ये मंडल कमीशन में ये इनकी रिपोर्ट आई थी, पर रिजर्वेशन दिया नहीं गया था। तो 1990 तक, मतलब SC/ST को सिर्फ SC/ST थे जिनको 1990 तक रिजर्वेशन था, और 1990 के बाद ये जो OBC वाले इनको भी रिजर्वेशन मिल गया। समझ गया आप। अब रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाता है, मतलब अगर कोई कास्ट है जैसे मराठा है, उनको अगर रिजर्वेशन देना है तो क्या देखा जाता है, कौन से पैरामीटर से उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है। देखो रिजर्वेशन ना 3 चीज़ पे दिया जाता है। सबसे पहले क्या, जिस मतलब कास्ट को आपको रिजर्वेशन देना है वो सोशली बैकवर्ड है क्या, दूसरी चीज़ है पॉलिटिकली बैकवर्ड है क्या, और तीसरी चीज़ है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली नहीं, पॉलिटिकली, सोशली, उसके बाद है एजुकेशनली, और तीसरी चीज़ है इकोनॉमिकली। मतलब जिस कास्ट को हमें रिजर्वेशन देना है उनके जो ओवरऑल अगर हम पूरे कास्ट के लोगों को देखा जाए तो उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो उनका सोशल स्टेटस कैसा है, तो वो सोशली बैकवर्ड है क्या। दूसरी चीज़ है एजुकेशनल रेट कैसा है, उनमें ज़्यादा लोग एजुकेटेड है क्या। और तीसरी चीज़ है इकोनॉमिकल, उनके पास जो एवरेज निकाल जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे वाले हैं क्या। तो वो चीज़ अगर देखेंगे हम तो फिर उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब जो मराठा है ना, मराठा कास्ट, इनका गेम क्या हुआ देखो, ये एजुकेशनल जो है रेट इनका एवरेज देखा जाए तो ये कम था। इकोनॉमिकली भी कुछ मराठा कास्ट में ऐसा 10% लोग बहुत ज़्यादा अमीर है और बाकी लोग बहुत गरीब है। तो ये भी, ये जो 2 कंडीशन है पैरामीटर, ये लोग इसमें सेटिस्फाई करते थे रिजर्वेशन देने के लिए। बट गेम हो जाता था यहाँ पे सोशल। जो मराठा कास्ट ना, इनका सोशल स्टेटस बहुत तगड़ा है महाराष्ट्र में। मतलब आप खुद सोचो, देश में एक ऐसी इकलौती कास्ट है, हमारे देश में एक ऐसी इकलौती कास्ट है जो एक स्टेट का 40% कंट्रीब्यूट करती, मतलब 40% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती। हमारे देश में कोई ऐसे दूसरी कोई कास्ट नहीं जिनका पॉपुलेशन किसी एक स्टेट में इतना हो। मतलब 33% जो है वो मराठा कास्ट वाले, और वो जो है बाकी उनमें, और एक मराठा में एक जो कुणबी कास्ट है जो कि मराठा ही होती है वो 7% है। तो टोटल 40%। मतलब अगर मराठा कास्ट के अगर लोग हैं, इन्होंने अगर सोचा ना, इन्होंने सोचा ना कि एक ही पार्टी को वोट देना है तो ये गवर्नमेंट गिरा सकते हैं या कोई सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए इनका समाज में इतना दबदबा था, तो इनको रिजर्वेशन देने के लिए इसलिए वो इतने दिन तक नहीं दिया जाता था कि इनका सोशल स्टेटस जो है ना वो तगड़ा था, इसलिए इस क्लॉज में ये बैठते नहीं थे, इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। फिर बाद में जो अभी गवर्नमेंट मिली थी बीजेपी की, फडणवीस की गवर्नमेंट, फडणवीस सरकार की, फडणवीस जो थे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर इनको 16% रिजर्वेशन दिया है। वो क्या बात है वो बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं फिलहाल वापस। तो 1980 में क्या हुआ था, 1980 में जब इन्होंने मोरारजी देसाई थे, इन्होंने कमीशन गठित किया था 1979 में। तो 1980 में उस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था कि साइंटिफिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ना OBC को रिजर्वेशन देना चाहिए। कितना, 27%। और OBC कितना है हमारे देश में, जो टोटल है ना हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसमें OBC है कितना, 44% OBC टोटल जो पॉपुलेशन है उसका। तो उनको 27% देने का इन्होंने रिकमेंड किया था कमीशन में। फिर इनकी सरकार गिर गई। बाद में 1919 में क्या हुआ, ये जो थे क्या VP सिंह, इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया। अब उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई। सुप्रीम कोर्ट का साला अगर ऐसा हो जाए, कल कोई भी सरकार आए और वो खुले में अगर रिजर्वेशन बांटना चालू कर दी, तो जो ओपन कास्ट के, जैसे आप खुद सोचो कि टोटल कितने 44% चलो इनके, अगर टोटल इतने लोग हैं, समझ रहे हैं, और इतनी सीटें, इतने लोग इतनी सीटें, अब इसमें जो
इतने लोग जो है ओपन है, इतने लोग एससी, इतने लोग एसटी और इतने लोग ओबीसी। अब ये कितने, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 30% मतलब जितना भी हो, ये कम है ना और ये ज़्यादा है, इतने लोगों के लिए इतनी सीट 50% और इतने लोगों के लिए 50%, तो ये तो इनजस्टिस हो रहा है ना। तो कल अगर और कोई कास्ट को अगर ये रिजर्वेशन दें और ये 50% का जो क्लैब है जो ओपन वाला, ये अगर कैब अगर ये कम हो जाए, अगर ऐसा होता ओपन के लिए कल ऐसा हो जाए 30% ही हो, मतलब इतने लोग ओपन है और इनको इतनी सीट और बाकी को कितनी, ऐसा हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को डर लगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब तक जो हुआ ठीक ही, बट अब अगर कोई भी स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन दे रहा है तो उसको 50% जनरल के लिए रखना पड़ेगा। मतलब 50% जो सीट है वो ओपन के लिए रखनी पड़ेगी। बाद में इधर आप कुछ भी गेम कर दो, इधर 20 दो, 25 दो, 30 दो, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देना किसी स्टेट को। अगर देंगे तो हम उसको नल लाइन वाली मार देंगे। उसका एग्जाम्पल है हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करता है 2015 या 16 में उन्होंने ना जाट को रिजर्वेशन दिया था। उन्होंने जैसे जाट को रिजर्वेशन दिया 50% से आगे चला गया, तो जैसे आगे चला गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड मार दिया। उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर दिया गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर रहा है और हमने ये जो चीज़ है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में डाल के रखी। कौन सी 50% वाली, क्या आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दोगे। वो इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी 1992 में। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लिखा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना नहीं देंगे तो हम उसको उड़ा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाट को जैसे रिजर्वेशन मिला उड़ा दिया, बोला ये इंदिरा साहनी जजमेंट है उसको वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद 2016 या 17 में जो आनंदीबेन पटेल थी, वो चीफ मिनिस्टर थी गुजरात की, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 10% ना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है गुजरात के, उनको 10% स्टेट में गवर्नमेंट में आरक्षण दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने में लतड़मा लगा दी, वापस इसको नल एंड हैंड मार दिया, खारिज कर दिया और बोला भाई साहब आपको कितने बार बताया कि इंदिरा साहनी जजमेंट है उसमें लिखा गया कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को आरक्षण देना है तो ओपन कैटेगरी के लिए 50% रखना है। उसके बाद आपको जो करना है वो करो। 50% की कैप को आपको वायलेट नहीं करना है, करोगे तो हम जो रिजर्वेशन आप दोगे हम उसको खारिज कर देंगे। समझ गए, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी उसमें बोला गया था 50% आपको रिजर्व करके रखना है। आप समझ रहे हो ना, हमारे देश में अगर रिजर्वेशन देना है तो 50% का जो कैब है वो 50% ओपन के लिए रखना है। उसको अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने वायलेट कर दिया, उससे ज़्यादा किसी स्टेट ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन कर देती है और उसको खारिज कर देती है। बस उसमें एक एक्सेप्शन है, उसमें एक स्टेट है ना उसने थोड़ा गेम खेला और उसको उससे बाहर रखा गया है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है ना वो 69% है। मतलब तमिलनाडु में टोटल सीट के 69% जो सीट है वो रिजर्व करके रखी गई है और बाकी जो कितना 29 पर कितना होगा फिर बच्चा कितना 31% ओपन के लिए। तो ऐसा क्यों है, वो क्या है, तमिलनाडु को फिर वहाँ पे क्यों नहीं खारिज किया गया, उनको कैसे एक्सेप्शन मिला, ये आगे देखते। समझ गए आप, तो ये समझ गए ना आप कि किसी भी स्टेट में जैसे अगर कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, अब महाराष्ट्र में टोटल 50% रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर कल कोई कास्ट बोलती ब्राह्मण बोलते हैं हमें रिजर्वेशन चाहिए, अगर गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे देता है तो फिर क्या हो जाएगा, उनको खारिज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वो खारिज कर देंगे। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चाह के भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती। समझ रहे, अगर किसी स्टेट को अगर चाहिए कि हम इस कास्ट को हमें रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन दे सकती हो। बट अगर जैसे किसी स्टेट में अगर 50% से कम पहले रिजर्वेशन दिया गया है और ओपन में 60% है तो वो 10% जो बचा है वो 10% किसी भी कास्ट को रिजर्वेशन दे सकती है। किसी भी मतलब उसमें वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। समझ रहे, उसके लिए ना ये अदर बैकवर्ड कमीशन मतलब कमीशन गठित किया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी बॉडीज है, वो बॉडी का काम है, वो बॉडी देखती है कि ये जो कास्ट है वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ये बैकवर्ड है क्या, अगर होती तो फिर उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मतलब रिजर्वेशन देने के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहली है क्राइटेरिया, वो आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ है 50% की कैप। उस स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन दिया गया नहीं चाहिए, 50% से कम जो 50% ओपन के लिए रखना है, बाद में जो करना है वो करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी जजमेंट के हिसाब से चल रहा है। और इसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट जो आई थी 1992 में, तो 1992 के बाद गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 10-15 जो रिजर्वेशन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसको उड़ा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। समझ गए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक चीज़, ये तमिलनाडु का केस है, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला गया था कि ओबीसी को जो 27% 2008 में, ओबीसी को 1990 में तो रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया ओबीसी को, उससे पहले सिर्फ एससी एसटी को था। बट उसमें वापस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसको, ओबीसी को 27%। पर 2008 में ऐसा पाया गया कि ओबीसी में कुछ लोग बहुत मतलब पैसे वाले हैं या वो एजुकेटेड है, उनको ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की। तो एक क्लॉज लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक चीज़ लाते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर लोग हैं ओबीसी में, उनको ओबीसी का जो कोटा है उससे एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब जो आदमी, ये जो क्रीमी लेयर है वो क्या होता है वो देखते हैं,
पहले आपको बताता हूँ, जो आदमी क्रीमी लेयर में बैठता है, उस क्राइटेरिया में बैठता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी का जो कोटे का रिजर्वेशन 27% जो सीट है आरक्षित, उसका लाभ वो नहीं ले पाएगा। और जो लोग नॉन क्रिमिनल लेयर में बैठते हैं वही उसका लाभ ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जितने भी ओबीसी के लोग हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको जब भी कहीं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तहसीलदार से, उसका नाम है नॉन क्रिमिनल लेयर। तो नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट अगर हो तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। समझ गए? वो क्या है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो यहाँ पे ओबीसी में दो चीज़ आती है, एक क्रिमिनल लेयर, एक नॉन क्रिमिनल लेयर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था अप्रैल 2008 में, उन्होंने बोला गया था कि जो ओबीसी वाला जो कोटा है उसमें जो 27% जो रिजर्वेशन है वो हम उन्हीं को देंगे जिनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। तो क्रिमिनल लेयर क्या होता है? देखो, क्रिमिनल लेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया वो क्रिमिनल लेयर, उधर लिखा हुआ है, देखो जो लोग हैं ओबीसी में, जो लोग हैं पहले तो 6 लाख था, अब 8 लाख है। जिन लोगों के पास उनका एनुअल इनकम जो है वो अगर 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा अगर किसी ओबीसी आदमी का इनकम है, ओबीसी जो आदमी ओबीसी में है पर उसका इनकम 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है, तो उसको ना रिजर्वेशन का, ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे? और उसमें कौन से लोग आएंगे? देखो, प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ओबीसी का है, उसका बेटा ओबीसी का जो रिजर्वेशन 27% उसका लाभ नहीं ले सकता। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बच्चे भी अगर ये लोग अगर ओबीसी से आते हैं, ये भी फिर क्रिमिनल लेयर में आएंगे, इनको नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ब्यूरोक्रेट्स, जो सेंटर और स्टेट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे कि कौन से ये जो IAS IPS तहसीलदार इन टाइप के जो लोग हैं, इनके जो अबव सर्टेन लेवल, इसमें कुछ लेवल दी गई कौन से लेवल के ऊपर, इनको भी स्टेट ब्यूरोक्रेट और सेंट्रल ब्यूरोक्रेट है, इनको भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इनके बच्चों को अगर ये ओबीसी, तो ये क्रिमिनल लेयर में आएंगे। PSU एम्प्लॉय मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट की, जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनियां बड़ी बड़ी, उसमें मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री पर्सन अबव रैंक ऑफ कर्नल, अगर आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री पर्सनल जो है उनमें अगर कर्नल के अबव रैंक वाले लोग हैं, वो भी क्या किस में आएंगे? वो क्रिमिनल लेयर में आएंगे। भले ओबीसी, उनके बच्चों को ओबीसी की जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन ऑफ प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो खासदार लोग हैं, सांसद, ये लोग IAS IPS, ये जो लोग हैं, ये लोग ओबीसी, इनके जो बच्चे हैं ये ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि ये आते क्रिमिनल लेयर में। समझ गया आप? तो क्रिमिनल लेयर मतलब क्या? ये लोग, ऐसे लोग, और बाकी इनका इनकम लिमिट कितना है? 8 लाख। 8 लाख से अगर ज़्यादा या 8 लाख इनका इनकम लिमिट है तो ये क्रिमिनल लेयर में आएंगे। इनका ओबीसी का जो 27% में जो रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है ये ले नहीं सकते। और उस दूसरा चीज़ है नॉन क्रिमिनल लेयर। नॉन क्रिमिनल लेयर मतलब क्या? नॉन क्रिमिनल लेयर में वो लोग आते हैं ओबीसी सेक्शन के जिनका जो ओबीसी और उनका इनकम लेवल कितना है? 8 लाख से कम है। तो 8 लाख से कम अगर इनका इनकम लेवल है तो इलिजिबल है वो किसके लिए? बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो जो नॉन क्रिमिनल लेयर का हम सर्टिफिकेट लेते हैं तहसीलदार से, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उसमें लिखा होता है कि इसका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो ये रिजर्वेशन के लिए इसका इलिजिबल है, इसको रिजर्वेशन दे दो, इसलिए वो सर्टिफिकेट होता है। आप समझ गए आप? ये रिजर्वेशन इसका ओबीसी का। तो ओबीसी का वापस एक बार बताता हूँ। ओबीसी को शुरू में रिजर्वेशन नहीं था, बाद में क्या हुआ था 1979 में जनता गवर्नमेंट आई थी, जनता दल की, जनता पार्टी की, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक सोशल बैकवर्ड क्लास का जो है मतलब एक कमीशन गठित किया था। उसमें इन्होंने पूछा था कि हमारे देश में SC/ST छोड़ के और कोई ऐसी कास्ट कम्युनिटी है क्या जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है? तो ये जो मंडल कमीशन था, वो मंडल कमीशन ने बोला था हाँ, हमारे देश में जो ओबीसी, इनको आप जो साइंटिफिक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इनमें आप 27% को रिजर्वेशन दे दो। पर ये जैसे रिजर्वेशन डिक्लेयर करने वाली थी, इनकी सरकार गिर गई। बाद में आई VP सिंह की सरकार। तो 1990 में VP सिंह की जो सरकार थी, VP सिंह की, इन्होंने मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन थी इनको इंप्लीमेंट कर दिया और ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया। अब ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया 27%। उसमें उन्होंने बता दिया कि 27% ये लोग लाभ ले सकते हैं। पर 2008 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें उन्होंने बोला कि क्रिमिनल मतलब जैसे अभी आपको बताया ना, 8 लाख से अगर जिसका 8 लाख और उससे ज़्यादा इनकम लेवल है ओबीसी में, उसको वो क्रिमिनल लेयर में आएगा, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और बाकी जो लोग हैं जैसे प्रेसिडेंट वगैरह, मैंने आपको बताया IAS IPS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अगर ओबीसी, इनके बेटों को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्रिमिनल लेयर में आते हैं। और नॉन क्रिमिनल लेयर में ऐसे लोग आते हैं जिनका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से क्या है, कम है, फिर इनको नॉन क्रिमी सर्टिफिकेट मिलेगा, नॉन क्रिमी सर्टिफिकेट मिलेगा और ये रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। और एक चीज़ हुई थी उस दौरान 1992 में इंदिरा गांधी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें लिखा गया था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना 50% से ज़्यादा जो कैब है, इस कैब को वायलेट नहीं करेंगे और रिजर्वेशन देंगे तो इसके अंदर देंगे। ओपन के लिए 50% रिजर्वेशन, 50% जो सीट है उसको रखना चाहिए, इसको वायलेट नहीं करना है। समझ गए? अब उसको मैंने बताया था, उसमें एक स्टेट जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, वो था कौन सा? तमिलनाडु स्टेट। अब तमिलनाडु जो है
उसको उससे एक्सक्लूड किया गया था। अब तमिलनाडु का गेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु जो स्टेट है ना, वहाँ पे ओपन कैटेगरी जो लोग हैं, मतलब ओपन कास्ट वाले जो लोग हैं ना, ओपन कैटेगरी में जो लोग आते हैं अपर कास्ट वाले, उनकी जो पॉपुलेशन वो कमी, और वहाँ पे बाकी जो ना बैकवर्ड क्लासेस उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए तमिलनाडु में ना ये रिजर्वेशन जो है वो 69% है। और उसको 69, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इनजस्टिस कब होता है, जैसे कि देखो इतने लोग हैं, इतने लोग उसमें इतने लोग ओपन है, और इसमें इतने SC ST और OBC, और फिर जगह सीट इतनी, और फिर आप उसमें सीट को कैसे कर रहे हो, 50% ओपन के लिए रख रहे हो, इतने लोगों के लिए इतनी सीट, और इतने लोगों को, इतने से लोगों को इतनी सीट कर रहे हो। फिर भी चलो ये ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट का डर क्या था कि इतने लोगों के लिए अगर बाद में और रिजर्वेशन बढ़ता है काफ़ी कास्ट के लिए, तो ओपन के लिए जो है इतना सेक्शन, उसके लिए इतनी सीट्स बच जाएंगी, समझ गए। इसलिए उन्होंने बोला था इंदिरा साहनी जजमेंट ने 1992 में कि आप 50% जो कैब है उसको वायलेट नहीं करोगी, मतलब 50% आपको ओपन के लिए रखना है। पर अगर कोई ऐसा स्टेट है आप देखो जिसमें अगर ओपन की इतने लोग हैं पॉपुलेशन और इतनी सीटें, और उसमें जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं वो ऑलरेडी इतने ही है बस, समझ रहे हैं। और अगर आप इतने लोगों के लिए फिर इसमें तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओपन की जो ऐसे अपर कास्ट वाले लोग यहाँ पे कम है, उधर बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस वाले ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इतने लोगों के लिए ना इतनी सीट दे दी, मतलब इतने लोग हैं इतनी सीट इन्होंने, फिर ये तो सही है, फिर समझ रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु में जो 69% जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो अगर आप इसका अगर जस्टिफाई कर पाओगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको लगेगा हाँ ये जस्टिसेबल है, ये बात सही है कि ये लोग डिजर्व करते हैं, चलो ये मान लिया हमने। बट अब मैटर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए, सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, इन्होंने बोला है आर्टिकल 40 में सब लोग सिटीजन सेम है, सब राज्य सब सेम है, इनके सामने सब सेम है, किसी के लिए हम अलग कानून नहीं बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इन्होंने कब दिया था, इन्होंने तो पहले से रिजर्वेशन देकर रखा था, कितना 69% तमिलनाडु ने। अब इनका क्या हुआ, इनका ना 1992 में इनका वर्डिक आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इंदिरा साहनी, उसमें बोला 50% को क्रॉस नहीं करना है, तो क्रॉस नहीं करना है। फिर इन्होंने तो ऑलरेडी क्रॉस करके रखा था। फिर संविधान में ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट लाया गया। अब पार्लियामेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि अगर तमिलनाडु को अगर ये 50% पे ला के दिया जाए तो तमिलनाडु में धिंगाना हो जाएगा, लोग रास्ते पे आ जाएंगे। फिर इसको कैसे टैकल किया जाए, तो पार्लियामेंट में क्या कर दिया, पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, उसका नाम कितना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट लाया गया। और वो तमिलनाडु का जो मैटर था ना, उसको आर्टिकल कितना वो 257A में डाला गया, कहाँ 9th शेड्यूल में। अब आपको लग रहा होगा ये 9th शेड्यूल क्या है, और 9th शेड्यूल में डाला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ये पावर है ये वहाँ पे काम करना बंद हो गया। अब 9th शेड्यूल क्या आपको बताता हूँ, ये समझिए ना एक बार पहले कि हमारा जो देश में ना वो 50% कैप लगा के रखी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के जजमेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट में। वो जजमेंट बोलती है कि किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट है या एजुकेशन है, उसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 50% जो सीट्स है वो ओपन के लिए रिजर्व करके रखनी आप ही। पर तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें 69% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें का एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के रूल से इसको एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि हम चलो इसको छोड़ देते, सुप्रीम कोर्ट तो उसके पीछे ही पड़ा था, पर पार्लियामेंट में एक गेम कर दिया, उसको वहाँ से बचा गया। तो कैसे बचा गया, पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट में ऐसा बोला गया कि हम आपको मैंने बताया था पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ एक्ट से बनती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। बस उसमें एक चीज़ है कि वो जो चीज़ है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें कुछ सब्जेक्ट डाले गए उसको वायलेट ना करता हो, तभी उसमें अगर नॉर्मल लॉ बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको वायलेट नहीं कर सकती, उसको नलीफाइड नहीं कर सकती। बस उसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए वो एक्ट ने। तो इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गेम खेल दिया पार्लियामेंट ने, और उसने क्या कर दिया, एक एक्ट लाया और उन्होंने बोला हम तमिलनाडु को जो मैटर है उसको 9th शेड्यूल में डालते हैं, आर्टिकल 257A में। अब 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल देखो मैं आपको बताता हूँ। 9th शेड्यूल ना ब्रह्मास्त्र है। 9th शेड्यूल मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक लिस्ट है, जैसे मैंने बताया ना 25 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को ना हमने कितना 400 के आसपास वो आर्टिकल से टोटल 400 आर्टिकल 25 पार्ट और कितने शेड्यूल 12 शेड्यूल में उसको हमने डिवाइड कर दिया है, उसको 12 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया है। तो अभी ये जो 12 शेड्यूल उसमें 9th नंबर का शेड्यूल है, वो शेड्यूल ऐसा है ना उसमें वो लाया गया था, वो कब लाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट करके। जैसा हमारा संविधान बना, पार्लियामेंट बनी, इलेक्शन में देश चालू हुआ, बट क्या हुआ, हमें जब भी कुछ भी काम करना था डेवलपमेंट के काम करने, जैसे रोड बनाने, अब रोड बनाने तो जहाँ से रोड बनाने किसी आदमी के वहाँ पे ज़मीन जा रही तो गवर्नमेंट ने बोला उसको भाई साहब हमें डैम बनाना है, रोड बनाने, हमें डेवलपमेंट लानी, हम तुम्हें पैसे देते। तो वो आदमी जिद पे अड़ा रहा, वो बोला नहीं हमें मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी जो ज़मीन है ना ये मुझे पहले आपको बताया था मैंने कि लैंड जो था राइट टू लैंड, ये जो था ना राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लैंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये लैंड तो प्रॉपर्टी में आता है और ये फंडामेंटल राइट था। इसका जब वायलेशन हो जाता था तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226
ये इनको ना पावर दी गई है कि अगर किसी आदमी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस पर आप रिट्स जारी कर सकते हो। तो शुरू में क्या हुआ, इनको फिर काम करना बहुत दिक्कत होने लगी। ये नीरो जो थे, इनको लगा साला ये क्या हो गया, ये हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, रोड बनाने जा रहे हैं, लोग बोल रहे कि भाई साहब ये हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा रहा है काम पे। तो इन्होंने क्या गेम खेला गवर्नमेंट ने, नेहरू जी ने, इन्होंने बोला, इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। इन्होंने सबसे पहले वो जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको उड़ा दिया, उसको उन्होंने लीगल राइट में डाल दिया। तो उसका वायलेशन अगर होता है तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता, समझ रहे, मतलब ये फंडामेंटल राइट के तहत उसको कोर्ट नहीं जा सकता। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कर दी, इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार चेंज किया कब, 1951 में। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आर्टिकल 31B, इन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 31B डाल दिया। और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि हम 9th शेड्यूल ऐड कर रहे हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड कर दिया और आर्टिकल 31B डाला। और उस आर्टिकल 31B में ना लैंड रिफॉर्म लॉज डाल दिए, लैंड रिफॉर्म लॉज डाल दिए। इसके चक्कर में क्या हुआ, अगर इनको कुछ भी लैंड से रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो उसके खिलाफ कुछ भी किसी का कुछ नहीं चलता था, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं चलता था, क्योंकि ये जो आर्टिकल 31B है ना, ये 9th शेड्यूल में था। अब आपको लग रहा होगा साला ये 9th शेड्यूल है चीज़ क्या, जिसमें कोई भी आर्टिकल डालते हो आप, कोई भी टॉपिक डालते हो तो उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर पाती, जुडिशरी तो फिर उनका पावर नहीं चलता। तो हाँ, 9th शेड्यूल है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल नाम की एक चीज़ है जो इतने बार मैंने बताया 12 शेड्यूल है, उसमें 9th शेड्यूल जो है उसके अंदर जो मैटर है ना उस पर जुडिशरी काम नहीं करता। मतलब हमारे जुडिशरी के पास पावर है कि पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ पे वो जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, उनके पास ये पावर कि ये दे सकती है ये लॉ जनहित में है या नहीं, ये हमारे देश के हित में है या नहीं। अगर उनको लग रहा है कि इस लॉ के वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो रहा है, तो वो लॉ को वो नल एंड वॉइड मार सकती है, उस लॉ को वो खारिज कर सकती है, समझ रहे आप। बट अगर कोई चीज़ अगर 9th शेड्यूल में डाली जाती तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू वो खत्म हो जाती। मतलब 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रह्मास्त्र है, वहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, गवर्नमेंट के पास ये ब्रह्मास्त्र है। मतलब जब कोर्ट के सामने गवर्नमेंट अपना जो है, पार्लियामेंट अगर अपना जो घुटने टेक दी, उनको पता चले आप हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करती, उस चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल देती। जैसे उस चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल दिया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पावर कोई काम नहीं करता। आप समझ गए आप। तो ये जो मैटर था किसका, तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु मैंने आपको पता है ना बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। उसमें क्या बोला गया था, उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उन्होंने बोला था बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर की एक लिस्ट बनेगी, उसमें सब्जेक्ट डालेंगी, और अगर वो सब्जेक्ट अगर लॉ गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रही, अगर वो सब्जेक्ट अगर गवर्नमेंट लॉ बना के वायलेट कर रही, तो वो जो लॉ बनेगा उस पर सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को डिक्लेयर करेगा नल एंड वाइड, समझ रहे हैं। तो नल एंड वाइड कर देंगे। फिर 9th अगर किसी चीज़ को अगर हम 9th शेड्यूल में डालते उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं चलता। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ना आर्टिकल 31B को प्लेस कर दिया 9th शेड्यूल में, और उसमें लॉ डाल दिया। वो जो लॉ था कौन सा वाला, वो वाला लैंड रिफॉर्म वाला, उसमें डाल दिया। तो उसमें कोर्ट कुछ कर ही नहीं पाई, उसको कोर्ट उसको नहीं कर सकती। नो लॉ 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ उसको नहीं मार सकती सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे। तो तमिलनाडु का जो केस है ना, तमिलनाडु को देखो यहाँ पे आए, तो फिर हम तमिलनाडु केस पे आते हैं। तमिलनाडु ने ना जो कैब है उसको वायलेट किया है, उसने उसको 69% कर दिया उस कैब को, बट गवर्नमेंट ने उसको तमिलनाडु वाले केस को 9th शेड्यूल में डाल दिया आर्टिकल 257A में। तो यहाँ पे जो इंदिरासानी जजमेंट है ना, इसका पावर यहाँ पे उसका दंडा का काम चलता ही नहीं, समझ गए, इसलिए तमिलनाडु को एग्जम्प्ट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में और एक गेम खेला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि चलो हम 9th शेड्यूल पे कुछ नहीं कर सकते, बट आज से हम बोलते हैं कि जितने लॉ है 1977 मतलब जो इंदिरासानी जज सॉरी केशवानंद भारती केस आया था ना बेसिक स्ट्रक्चर वाला, हम ये बोलते हैं कि जितने भी लॉ 1973 से पहले बने उसको जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने फ्रेम किया है उसमें हमने जो सब्जेक्ट डाले उससे पहले बने गए। तो ये जो सारे लॉ है ना जो 1973 से पहले जो लॉ बने हुए, जैसे कि ये लैंड जो रिफॉर्म वाला लॉ है इसको डाला हुआ है 9th शेड्यूल में, इस पर रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट इन लॉ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। पर इसके बाद में अगर कोई भी लॉ आता है उसको भी अगर आपको 9th शेड्यूल में डालना है तो पहले हम उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर देता है, जो सब्जेक्ट इसमें डाले गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको अगर वायलेट करता है और आप उसको अगर हमसे छिपाने के लिए अगर हमारे जो कैची उससे बचने के लिए अगर उसको आप 9th शेड्यूल में प्लेस करते हो, पहले हम उस जो लॉ बना है उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। बस 1970 से पहले जो गेम हो चुका है वो गेम चेंज नहीं होगा, समझ गए आप। तो ये जो तमिलनाडु का जो केस है ना, इसको गवर्नमेंट ने उसमें डाला था कहाँ 9th शेड्यूल में, इसके वजह से ये जो है ये इसको एक्सक्लूड किया गया है, समझ गए आप। तो चलो यहाँ पे देखते देखो यहाँ पे 9th शेड्यूल में ये 9th शेड्यूल ऐड किया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, और उसमें जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट है
इसको रिवोक करने की जो पावर बेसिस केशवानंद भारती में जो मिली थी, इसको 1973 से जो पहले सारे लॉ गए बनाए गए, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये इसका मीनिंग है। तो आगे चलते, यहाँ तक हमने तमिलनाडु का केस भी देख लिया। अब बाद में क्या हुआ था, देखो बाद में छोटी छोटी चीज़ें हुई थी। 81 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2000 में, उसमें लिखा गया था, ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें लिखा गया था कि अगर SC ST या OBC इनके लिए अगर रिजर्वेशन सीट की है, जैसे 100 सीट है, 100 सीट में अगर 50 सीट इनके लिए रिजर्व की गई, उस 50 में अगर 20 सीट भरी नहीं गई उस साल, तो वो 20 सीट उसको ना ओपन के लिए दी जाएगी, ना उसको खारिज किया जाएगा, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसका मतलब इस साल 100 सीट थी, उसमें 50% ओपन थी, वो फिल हो गई, और 50% कितनी थी, 100 सीट मतलब 50 सीट तो ओपन वाली थी, वो फिल हो गई, और 50% OBC SC ST के लिए थी, उसमें 20 सीट बच गई, वो भरी नहीं गई। तो नेक्स्ट ईयर वापस जब आएगा, नेक्स्ट ईयर वापस 50 जनरल के लिए आएगी, 50 SC ST OBC के लिए आएगी, उसमें ये 20 भी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, समझ गए। तो ये किसी को दी नहीं जाएगी। ये आया था 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000, उसमें लिखा गया था। उसके बाद 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009 में आया था, उसमें बोला गया था SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे जो रिजर्वेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस रिजर्वेशन को हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसको हम 10 साल के लिए बढ़ाते, और ये 2020 तक कंटिन्यू किया गया था। उसके बाद आगे, तो इतना था, आगे नहीं, इतना ही हो गया। ये 9 पॉइंट हमें देखने थे, और रिजर्वेशन से रिलेटेड ये जो 9 पॉइंट है, इसको हमने सारे के सारे जो पॉइंट है इसको हमने देख लिया और इसको पढ़ लिया। तो आप ये जो पॉइंट, इसको वापस एक बार वीडियो को देखो, आपके जो दोस्त है, आपके घर वाले, इनको भी ये वीडियो दिखाओ, इनको बताओ कि हमारे देश में रिजर्वेशन कैसे लागू किया गया था, उसके क्या क्लॉज है, वो सही या गलत है, समझ रहे। ये सारी चीज़ें ना एक आम आदमी को एज अ सिटीजन, एज अ मैच्योर सिटीजन, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें पता नहीं होती, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब देखो, एक जो चीज़ें बची हुई फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम DPS पे देखने वाले, पर इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, हमने इसको देख लिया, फंडामेंटल राइट्स को भी देख लिया है। ये थोड़ा बहुत जो मैटर है, ये मैंने आज इकट्ठा किया कुछ नोट्स, इसको थोड़ा कैटेगराइज किया, इसको देख लो एक बार फास्ट फॉरवर्ड। इसमें डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखना है। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स तो हमने देख लिया ऑलरेडी, उसको भी देखेंगे। देखो डिफरेंस क्या होता है, उल्टा देखते हैं हम, पहले लीगल राइट्स क्या है, उल्टा आते हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोला जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं। जब संविधान बना था उस टाइम पे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, इनको ना संविधान ने कुछ राइट्स दिए गए थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसी टाइम प्रेजेंट थे। इनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कुछ सर्टन रीजनेबल ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इस पर, या इसको अमेंड किया जा सकता है, या फिर उसको नॉर्मली इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। बस इमरजेंसी वगैरह जो चीज़ें हमने देखी थी ऑलरेडी, उस टाइम पे इसको क्या कर दिया जा सकता है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या इसको अमेंड किया जा सकता है। ये जो राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए, और सुप्रीम कोर्ट इस गाइड का जो राइट्स दिए गए इसका गार्डियन ही। मतलब अगर इसका वायलेशन हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाता है, तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समझ रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्वेजन बाय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन और जुडिशरी, ये इनको अगर ये कुछ ऐसा जजमेंट देती या कुछ भी डिसीजन लेती जो सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ये जो राइट्स है इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या फंडामेंटल राइट को हमें इन्फोर्समेंट करनी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इसको सुप्रीम कोर्ट राइट टू मूव, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ये राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। उसके बाद लीगल राइट्स, देखो लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स ना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, मतलब अगर इनका वायलेशन हो जाता है तो ये हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या नहीं जा सकते। ये जो राइट्स है ये लॉ बना के दिए जाते हैं। लीगल राइट्स मतलब क्या, हमारे यहाँ के जो सिटीजन हैं उनको अगर कुछ आपको राइट्स देने, तो आप पार्लियामेंट में जाके लॉ बना सकते हैं। स्टेट मतलब कौन, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, उस पर लॉ बना सकते हैं, और स्टेट ये सिटीजन को लॉ दे सकते, ये राइट्स दे सकते हैं लॉ बना के, कानून बना के। ये स्टेट जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसी भी टाइम ये जो लीगल राइट दिए गए इसको खारिज भी कर सकते, इसको पीछे भी ले सकते हैं, समझ रहे। तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसको ये इसका वायलेशन होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोर्ट में जाना है तो ये ऑर्डिनरी जो कोर्ट के लॉ है उसको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। बाकी आर्टिकल 32 और 224 के तहत नहीं जा सकते आप। लीगल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोर्ट में याचिका दाखिल, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब क्या, अब देखो समझने की कोशिश करो। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, कल इसने कोई लॉ बना दिया अपनी विधानसभा में और लोगों को राइट्स दे दिए, समझ रहे, लॉ बना क्या, तो लॉ बना के कोई राइट दे दी। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑप्शन जैसे चीफ मिनिस्टर है कोई डिसीजन लेता है जिससे जो लीगल राइट दिए थे विधानसभा ने वो वायलेट हो रहे, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। बट अगर कल वापस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना लिया और उन्होंने बोला कि हम ये जो लॉ हमने राइट्स दिए थे इसको हम वापस ले रहे,
तो लॉ बना के ये राइट अगर कोई गवर्नमेंट वापस लेती तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं, बट एग्जीक्यूटिव एक्शन ही उस मतलब कोई डिसीजन लेती गवर्नमेंट और वो लॉ वायलेट करती लीगल राइट, फिर आपके उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, बट लेजिस्लेटिव एक्शन की अगर एक्शन है तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। समझ गए? उसका एग्जाम्पल है राइट टू वोट जो आर्टिकल 324 में दिया है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 300A में दिया गया है। समझ गया? इसका वायलेशन, लीगल राइट का वायलेशन होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे याचिका नहीं डाल सकती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। समझ गई? तो ये लीगल राइट्स का और फंडामेंटल राइट में हमने ये देख लिया डिफरेंस थोड़ा। अब नेचुरल राइट क्या होते हैं? देखो नेचुरल राइट क्या सिंपल है, जो आदमी ना मतलब हम जन्मता हमें जो अल्टीमेटली अपने आप जो राइट्स मिल जाते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल राइट्स। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, ये क्या है? ये लीगल नेचुरल राइट्स है हमारे देश में जो सबको इक्वली प्रोवाइडेड है टू ऑल बिकॉज ऑल आर द इक्वली ह्यूमन बाय नेचर। मतलब इंसानियत के चलते हुए सबको जो एज ए ह्यूमन में सबको इक्वल राइट जो है उसको बोलते हैं नेचुरल राइट्स। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि हमने अभी देखी भी हो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। समझ रहे? तो इसमें क्या डिफरेंस देखो, लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। लीगल राइट्स जो बने होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ बना के उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको अल्टर भी किया जा सकता है और उसको पीछे भी लिया जा सकता है बाय लेजिस्लेचर, मतलब लॉ बना के चेंजिंग द लॉ, मतलब सिटीजनशिप को जो वोट देना। जैसे पहले क्या था, वोट का अधिकार दिया गया था, कितना 18-21 साल का जो आदमी वो वोट कर सकता था 1988 तक हमारे देश में। बाद में राजीव गांधी ने क्या कर दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में लॉ कर दिया, ला दिया और 21 साल को घटा के 18 साल कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो लीगल राइट है इसको आप चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हैं। लीगल राइट भी लॉ बना के दे सकते हो, लॉ बना के उसको अल्टर चेंज कर सकते हैं, ये लीगल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका गारंटर है, इसको पीछे नहीं लिया जा सकता। एक बार फंडामेंटल राइट दे दिया उसको गवर्नमेंट पीछे नहीं ले जा सकती, या उसको लॉ बना के, जैसे अगर कल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती, वो बोलती हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो लॉ है फंडामेंटल राइट इसको बंद कर देते, तो ये बंद करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 को ये ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे और उसको जो ये जो लॉ बना है इसको खारिज कर देंगे। समझ गया? इसका मतलब इफ लीगल राइट ऑफ अ person is violated, he can move to ordinary court. But if fundamental right is violated, the constitution provides that affected person may be moved to high court or supreme court. तो fundamental right अगर वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर लीगल कोर्ट अगर वायलेट होता है, लीगल राइट अगर वायलेट होता है तो आप ऑर्डिनरी कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले 1978 तक से पहले ये क्या था, ये फंडामेंटल राइट था। बाद में इसको लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, उसमें इसको लीगल राइट से हटा के, सॉरी फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट बनाया गया, कहा इसको आर्टिकल 300A में डाला गया। तो ये था डिफरेंस इन फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में। तो इस तरह से हमने जो फंडामेंटल चैप्टर राइट वाला जो चैप्टर है हमारा, ये पूरा हमने कर लिया, इसको 4 लेक्चर में हमने देखा है। तो ये चौथा लेक्चर था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, ये पहला जो यूनिट है हमारा, इसका 7 नंबर का चैप्टर हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमें DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ ये जो लास्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 टॉपिक बाकी हमारे, 4 चैप्टर बाकी है। कौन से? ये पॉइंट जो हमारा पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क उसमें से, उसके बाद हमारा ये पहला जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।